हेलो। आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजी से जो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग वीवीआई क्वेश्चन हम लोग आज देखेंगे। पूछा जाता है कि किस फैमिली का पौधा है। दे देगा मूली शलजम, तो हम लोग क्या देखेंगे कि ये क्रूसीफेरी का है। मूली और शलजम किस फैमिली का है? तो क्रूसीफेरी का। अरहर और मूंगफली लेगुमिनेसी फैमिली का होता है। सूरजमुखी किस फैमिली का पौधा है? तो कंपोजिट का होता है। किसका होता है? कंपोजिट का। और पूछा जाता है कि नेम्बो रहेगा या संतरा रहेगा, तो हम लोग रूटेसी फैमिली, हम लोग किस फैमिली का पौधा है? नेम्बो या संतरा, तो रूटेसी फैमिली का पौधा है। अगला हम लोग लिखे हैं लहसुन प्याज। तो लहसुन और प्याज किस फैमिली का पौधा होता है? तो लिलिएसी फैमिली का पौधा होता है। गेहूं मक्का चावल ये किस फैमिली का पौधा है? तो ग्रैमनी फैमिली का पौधा होता है। सेब और नाशपाती किस फैमिली के पौधे हैं? तो रोजेसी फैमिली के। आलू बैगन मिर्चा किस फैमिली के पौधे हैं? तो सोलनेसी फैमिली के पौधे हैं। तरबूजा कद्दू परवल, तो ये है कुकुरबिटेसी फैमिली का। और इसको कहा जाता है सब्जी कुल के नाम से भी जाना जाता है। यानी सब्जी कुल का फैमिली पूछा जाएगा तो हम लोग कुकुरबिटेसी को हम लोग सही कर सकते हैं। अगला प्रश्न है घासों का अध्ययन क्या कहलाता है? एग्रो एस्ट्रोलॉजी कहलाता है। घासों का अध्ययन क्या कहलाएगा? एस्ट्रो एस्ट्रोलॉजी। पादप वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो टेक्सोनोमी कहलाता है। पादप वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो टैक्सोनॉमी कहलाता है। वनों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फॉरेस्ट्री कहलाता है। वनों का अध्ययन क्या कहलाता है? फॉरेस्ट्री कहलाता है। अगला प्रश्न क्या है? बीजों का अध्ययन स्पर्मोलॉजी कहलाएगा। बीजों का अध्ययन क्या कहलाएगा? स्पर्मोलॉजी कहलाता है। देखिए अगला प्रश्न है वन शोध संस्थान कहाँ है? तो देहरादून उत्तराखंड में है। वन शोध संस्थान कहाँ पर है? तो देहरादून उत्तराखंड। राष्ट्रीय जैविक प्रयोगशाला तो पालमपुर हिमाचल प्रदेश में है। पालमपुर हिमाचल प्रदेश में है। भारतीय लाह शोध संस्थान कहाँ पर है? तो रांची झारखंड में। भारतीय लाह शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो रांची में है। और कहाँ पर? तो ये पड़ता है झारखंड राज्य में। अगला प्रश्न है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण यानी BSI कहाँ पर स्थित है? तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। अगला प्रश्न है अनुवांशिकी के पिता किसको कहा जाता है? तो जे मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। सबसे छोटा क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है? तो शैवाल में पाया जाता है। सबसे बड़ा ब्रायोफाइट डाउन सोनिया को कहा जाता है। सबसे बड़ा ब्रायोफाइट डाउन सोनिया को कहा जाता है। मानव के आंत में पाए जाने वाले जीवाणु ई कुलाई होता है। अगला प्रश्न है चेचक का टीका का खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। एडवर्ड जेनर ने किया था चेचक का टीका का खोज। अगला प्रश्न है किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो लैमिनेरिया से प्राप्त होता है। आयोडीन किस शैवाल से प्राप्त होता है? तो लैमिनेरिया से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है विषाणु वृद्धि करता है। तो विषाणु केवल जीवित कोशिका में ही वृद्धि करता है। यानी जीवाणु कहाँ पर वृद्धि करेगा? तो जीवित कोशिका में। सत्य फल परिवर्धित होता है तो अंडाशय से परिवर्धित होता है। और बीज विकसित होता है। बीज का निर्माण कहिए तो ये होता है बीजांड से होता है। बीज का निर्माण कहाँ से होगा? तो बीजांड से होता है। अगला प्रश्न है तेल बीज वाली फसल किस फैमिली में आती है? तेल बीज वाली फसल किस फैमिली में आती है? तो क्रूसीफेरी फैमिली में। किस में आएगी? तो क्रूसीफेरी फैमिली। पौधे की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक पोषक तत्वों की जरूरत होती है? यानी अच्छी तरह से पौधा का विकास हो इसके लिए कितने पोषक तत्वों की जरूरत होती है? तो 16 पोषक तत्वों की जरूरत होती है। वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र। वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र को क्या कहते हैं? तो फोटोमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोटोमीटर। अगला प्रश्न है सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रिया किस रंग में चलते रहता है? यानी कहाँ पर होता है? किस रंग में सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है? तो प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होता है। फॉस्फेट ATP का पूरा नाम क्या होगा? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। फल पकाने में हार्मोन मदद करता है। यानी कौन सा हार्मोन मदद करता है फल को पकाने में?
तो एथिलीन मदद करता है। और अगला प्रश्न है 2,4-D क्या है? तो एक खरपतवार नाशी है। 2,4-D क्या है? एक खरपतवार नाशी है। अगला प्रश्न है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो खुराना ने किया था। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो खुराना ने किया था। अगला प्रश्न है आपका कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो राइबोसोम में होता है। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पर होता है? तो राइबोसोम में होता है। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल कौन सा है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में ही श्वसन सक्रिय रूप से होता है। प्रश्न है न्यूक्लियस का खोज, केंद्रक का खोज तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में। कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से संयोग कर रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO। कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से संयोग कर रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाता है? तो आपका है कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO। ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस का नाम पूछेगा तो हम लोग याद रखेंगे CFC, CO2, CH4, NO2। ग्रीन हाउस गैस का नाम क्या याद रखेंगे? CFC, CO2, CH4, NO2। अगला प्रश्न है अस्थियों का अध्ययन, अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। अगला प्रश्न है कैंसर संबंधी रोग का अध्ययन ओकोलॉजी कहलाता है। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओकोलॉजी। अगला प्रश्न क्या है जनसंख्या के अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहेंगे? तो डेमोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेमोग्राफी। अगला प्रश्न आपका क्या है? देखिए रक्त समूह का आविष्कार किसने किया था? तो लैंड स्टीनर ने किया था। रक्त समूह का आविष्कार किसने किया था? तो लैंड स्टीनर ने किया था। अगला प्रश्न है रेबीज का टीका का आविष्कार पाश्चर ने किया था। अगला प्रश्न है फेफड़े को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है? तो प्लूरा कहलाता है। फेफड़ों को ढकने वाला आवरण प्लूरा कहलाता है। अगला प्रश्न है जीवों का प्राकृतिक चयन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो डार्विन ने किया था। जीवों का प्राकृतिक चयन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो डार्विन ने किया था। अगला प्रश्न है उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो डी ब्रिज ने दिया था। अगला प्रश्न है मनुष्य की खोपड़ी में हड्डी की संख्या कितना होता है? तो 8 होता है। अगला प्रश्न क्या है टिबिया नामक हड्डी, टिबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाया जाता है? तो टांग में पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका मानव के जीवन में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मानव के जीवन में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत। अगला प्रश्न है मुख से निकली लार किसका पाचन करता है? तो स्टार्च का पाचन करता है। मानव शरीर के हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 0.8 सेकेंड। कितना होगा? 0.8 सेकेंड। अगला प्रश्न है एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? तो 5 से 6 लीटर तक। यानी एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन कितना होगा? तो 5 से 6 लीटर। अगला प्रश्न है आपका शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य, तो हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना, यानी एक जगह से दूसरे जगह ऑक्सीजन को पहुंचाना। WBC का मुख्य कार्य क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। यानी WBC की कमी होगा तो रोग प्रतिरोधक क्षमता मनुष्य शरीर में घट जाता है। अगला प्रश्न क्या है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग? तो प्रमस्तिष्क कहलाता है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाएगा? प्रमस्तिष्क। अगला प्रश्न है मनुष्य 1 मिनट में कितना बार सांस लेता है? तो 16 से 18 बार लगभग सांस लेता है सामान्य स्थिति में। अगला प्रश्न है ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितना अणु ATP बनता है? तो 38 ATP अणु बनता है। अगला प्रश्न है अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो लैक्टिक अम्ल होता है। अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो लैक्टिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न है मादा जनन हार्मोन पूछा जाएगा। एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरोन और इलेक्सिन ये सभी मादा जनन हार्मोन्स हैं। और अगला प्रश्न है नर जनन हार्मोन? तो टेस्टोस्टेरोन होता है। टेस्टोस्टेरोन नर जनन हार्मोन होता है। मानव शरीर में पेशियों की संख्या कितना होगा? लगभग तो 630 पेशियां।
अगला प्रश्न है, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर। मानव शरीर का रक्तदाब तो कितना होता है? तो 120/80 होता है। अगला प्रश्न क्या है? ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद तो पायरुविक अम्ल होता है। मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो 1350 ग्राम 1350 ग्राम होता है। मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो 1350 ग्राम। अगला प्रश्न है, तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या कहलाता है? तो न्यूरॉन कहलाता है। अगला प्रश्न है आपका, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन अवशोषित करता है तो अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करता है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन अवशोषित करता है तो किसका अवशोषण करता है? तो अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करता है। अगला प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र का जनक हिपोक्रेटस को कहा जाता है। हिपोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।